यही का नाम ये कमोदवार है, जैसा ही रंग रूप है वैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के शो की सबसे बड़ी खबर कौन सी है सर, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। कल अवकाश के कारण हम मनी सेंट्रल के साथ आपके साथ पास नहीं आ पाए थे। हम वापस इस सप्ताह के अंतिम मनी संस्करण के साथ आपके साथ उपलब्ध हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। भारत में अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भारत के क्रिप्टो कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग और कई किस्म के वित्तीय जराइम को पाया है और ईडी ने कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर कार्यवाही शुरू की है। क्या है ये पूरा मामला? क्या भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे? सरकार इन्हें क्यों अभी तक चलने दे रही थी? इन सारे सवालों पर हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्रिप्टो में की दुनिया में आखिर क्या हो रहा है और क्रिप्टो में कैसे इतनी सारी कालिख आई और उसे आने दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी खबरें हैं जो अर्थव्यवस्था के से, तेल बाजार से, अलग अलग जगह से आई हैं, जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। और इन खबरों को जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत करेंगे महंगाई घटने के सरकारी दावों में कितना दम। इसके बाद चर्चा होगी कच्चे तेल की, क्या कच्चे तेल में लौटी तेजी। इसके बाद चर्चा होगी स्टार्टअप पर, स्टार्टअप से क्यों छिन रहा यूनिकॉर्न का ताज। सोलर पार्क बनाने में क्यों पिछड़ रही सरकार। क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग, इसको समझेंगे। और शेयर बाजार की तेजी पर क्यों नहीं बन रहा भरोसा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी एजेंसी ने ये कहा है, ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा है कि दिसंबर तक जो टारगेट है निफ्टी का वो 15,700 का है, जबकि अभी हम 17,700 के आसपास हैं, यानी यहाँ से 2,000 पॉइंट कम। ऐसा क्यों है, क्यों भरोसा नहीं बन रहा, ये अंशुमान जी से समझेंगे। लेकिन शो शुरू करूं, पहली खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको एक खास शो के बारे में बताता हूं। आज जिस खास शो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसको देखने की मैं आपको सलाह दे रहा हूं, वो है जागते रहो। जागते रहो आज का काफ़ी खास है। हुआ ये दरअसल कि एक रतन लाल जी थे। रतन लाल जी गोल्ड लोन लेने पहुंचे अपना सोना लेकर, तो रतन लाल जी को पता चला कि उन्हें जो सोना बेच दिया गया था वो दरअसल शुद्ध सोना था ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? आपको सोना खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, सोना कब खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सा खरीदें, गोल्ड लोन लेते समय कैसे फ्रॉड हो जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको एक शो में मिलेगी जिसका नाम है जागते रहो। तो आप मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और गोल्ड से जुड़े इस शो को देखिए विपुल सिंह के साथ, जिसका नाम है जागते रहो। अब खबर पहली। बढ़ता व्यापार घाटा और महंगाई सरकार के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब सरकार ने यह दावा किया है कि उसको ये उम्मीद है कि दोनों चुनौतियों को लेकर जो स्थिति है वो सुधर रही है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देश में आयात होने वाली अधिकतर कमोडिटीज की कीमतें वैश्विक बाजार में घटी हैं, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले आयात सस्ता हुआ है और इसी के कारण आयातित महंगाई, जिसको अंशुमान जी ने पहले ही बताया था कि थोक महंगाई में 60% हिस्सा आयातित महंगाई का है, उस पर भी अंकुश लगा है। लेकिन सर, बाजार की स्थिति कुछ और बता रही है। आपको लगता है कि सरकार के दावों में और बाजार की वर्तमान स्थिति भिन्न है? सरकार का दावा तो हम नहीं कहेंगे शुभम। सरकार के में सूत्रों के हवाले से बट अधिकृत रूप से ही कहा गया होगा कि सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ा माहौल सहज करने की कोशिश की है, और वो शायद इसलिए है क्योंकि महंगाई का आंकड़ा आने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कई तरीके की खबरें आ रही। सरकार ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि महंगाई को लेकर दबाव थोड़ा कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर थोड़ा दबाव कम हुआ है, लेकिन इस मामले में भी ठोस और पुख्ता आर्थिक जानकारियाँ मिलनी बाकी हैं। और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें जिन पर हमारी करीब से नज़र रहेगी और हमारी और उस आपकी जेब पर उसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा, वो हमें देखना ज़रूरी होगा कि क्या इसके बाद भी महंगाई पर नियंत्रण हो पाएगा, और वो नियंत्रण होगा तो वो कहाँ से आएगा, सिर्फ आंकड़ों से नहीं, वास्तविकता में आएगा। क्योंकि 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो खरीफ की फसल में दाल, दलहन और धान की पैदावार कम होने की पूरी संभावना है। सरकार भी परोक्ष रूप से मान रही है। बुआई के आंकड़े हमारे सामने हैं और उत्पादन के जो पिछले साल के लक्ष्य हैं वो तो पूरे नहीं हो पाए। इस साल भी पिछले साल के बराबर का उत्पादन मिलने की संभावना नहीं है। इसका कितना असर हमें महंगाई के आंकड़े पर दिखाई देगा और महंगाई की संभावनाओं पर आने वाले समय में दिखाई देगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके कारण सरकार की जो उम्मीद है, जो होप है, उस पर है वो उसे खरीफ की महंगाई, दलहन की और चावल की महंगाई उसे प्रभावित कर सकती है। गेहूं की महंगाई पहले से मौजूद है, वो हमें
दिखाई दे रहा है। तो फूड बास्केट के जो 3 सबसे बड़े कंपोनेंट हैं जहां से महंगाई निकल रही, उन पर फिलहाल सरकार का नियंत्रण नहीं है, उनसे निकल चुका है। दूसरा, इस बीच जिन कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी आने की संभावना के आधार पर महंगाई में कमी की संभावना जाहिर की जा रही है, वहां कच्चे तेल की कीमतें वापस $100 के आसपास पहुंच रही हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। भारतीय रुपए में इन सारी चीज़ों के बाद भी गिरावट लगातार बनी हुई है। रुपए की कीमत कल भी गिरी, आज भी गिरावट आई है। तो यदि कमोडिटीज़ की कीमतों में शुभम थोड़ी बहुत कमी आई भी है, तो उस कमी को रुपए की कमजोरी ने बराबर कर दिया है, या उस जितना फायदा उससे होने वाला था रुपए की लगातार कमजोरी के कारण उस पर असर दिखाई दिया। और यही एक वजह है कि भारत का जो चालू खाते का घाटा है, यानी भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का जो फर्क है, उसे लेकर अभी तमाम एजेंसियों के अनुमान बने हुए हैं कि वो इस साल रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा। अब 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे, जिनके आधार पर हमें समझ पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो ताजे दबाव बने हुए हैं वो कहाँ हैं, जिसमें कि महंगाई के का आंकड़ा होगा। महंगाई के आंकड़े की रोशनी में रिजर्व बैंक के आने वाले पॉलिसी रिव्यू होंगे और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति होगी। लेकिन एक जगह जहाँ राहत मिलती दिख रही थी, वहाँ से राहत अब वापस हो गई है, वो कच्चे तेल की कीमत है। बुधवार को अमेरिका में जुलाई की महंगाई के आंकड़े जारी हुए। जून के मुकाबले जुलाई के दौरान महंगाई में कमी देखने को मिली। जुलाई में महंगाई दर 8.5% दर्ज की गई। जून में यह दर 9.1% थी। हालांकि महंगाई में कमी के बावजूद अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने की संभावना कम ही है। सर, ऐसा क्यों? ब्याज दरें तो इसलिए बढ़ाई जा रही थी जिससे कि महंगाई काबू आ जाए। अगर महंगाई पीक आउट हो गई है, कम हो रही है, तो ब्याज दरें बढ़ना क्यों नहीं रुकेंगी? शुभम, इतिहास से बताता है कि कभी भी केंद्रीय बैंकर अचानक ब्याज दरें बढ़ाने के बाद महंगाई में थोड़ी बहुत मामूली कमी के आधार पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम नहीं करते। अभी भी अमेरिका की महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, हालांकि 40 साल के स्तर से नीचे आई है, 8% से के आसपास बनी हुई है। जुलाई में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है। इसीलिए फेड रिजर्व ने किसी तरीके की उम्मीद ना बने और बाजार में कोई बबल ना बने, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो अपने कार्यक्रम पर, ब्याज दरें बढ़ाने के अपने कार्यक्रम पर कायम रहेगा। क्योंकि 8% से महंगाई को दर को घटाकर फेड रिजर्व की जो सहनीय क्षमता वो 3% के आसपास है, वहां तक लाया जाना है। और इसलिए और भी बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो महंगाई में कमी के साथ अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ये बता रहे हैं। जैसे जॉब मार्केट की स्थिति अच्छी है, हालांकि वो पॉजिटिव खबर है, पर महंगाई की दृष्टि से वो खबर ये बता रही है कि अभी अमेरिका में बढ़ती हुई कीमतों में दबाव है। अमेरिका में जो कीमतों में कमी हमें दिखाई दी, कंज्यूमर इन्फ्लेशन में दिखाई दी, वो बेसिकली गैसोलीन की प्राइस कम होने के कारण आई थी, जिसको कि हम पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल डीजल कहते हैं, उनकी कीमतों में कमी होने के कारण आई थी। तो फेडरल रिजर्व ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगा। और इसलिए जब हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का संकेत रिजर्व की तरफ से तत्काल दिया गया इन संभावनाओं और इन स्पेकुलेशन से बचाने के लिए, तो हमने सोने की कीमतों में गिरावट भी देखी। तो अभी फिलहाल फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। भारत में भी शायद अगर महंगाई का आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर भी शायद रिजर्व बैंक अभी तत्काल इस बात का संकेत नहीं देगा कि उसे ब्याज दरों में कमी करनी है। ये एक तस्वीर का एक दूसरा पहलू, और यही दिलचस्प बात है जो बार बार हम मनी सेंट्रल में या अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि सिक्के का एक पहलू रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक की विफलता बता रहा है, पर उसका एक दूसरा पहलू यह है कि मंदी कितनी गहरी होगी इसकी आशंकाएं कम भी होती जा रही हैं। यानी इतनी ताकत के बाद भी, ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी के बाद भी मंदी के बहुत गहरे होने की संभावनाएं भी जड़ नहीं पकड़ पा रही। अभी बाजारों को यह एहसास महसूस नहीं हो रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ खिसक रही हैं या तेज मंदी आ सकती, और इसने पूरे के पूरे बाजारों का गणित काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग हैं जो मंदी की संभावनाओं पर बिकवाली कर रहे थे, अब एक दूसरी तरफ जो है मंदी ना आने की संभावनाओं पर खरीदारी कर रहे हैं, और इसका असर हमें अगले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, अगर मंदी आने की संभावनाएं कमजोर पड़ती हैं, तो हमें कमोडिटी बाजारों पर दिखाई देगा, जिसमें कि क्रूड हमारे पास एक उदाहरण है। बात क्रूड की। कच्चे तेल की वैश्विक मांग को लेकर ओपेक और EIA के विपरीत अनुमानों के बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड का भाव भी $94 के ऊपर है। अब दोनों के अनुमान क्या हैं? ओपेक संगठन ने 2022 के लिए कच्चे तेल की रोजाना वैश्विक मांग के अनुमान में 2.6 लाख बैरल की कटौती की और कहा है कि अब रोजाना मांग जो है वो 10.03 करोड़ बैरल खपत का है। हालांकि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA ने रोजाना खपत के अनुमान में 90 लाख बैरल की बढ़ोतरी की है। EIA ने 2022 में रोजाना 9.89 करोड़ बैरल
क्रूड ऑयल खपत होने का अनुमान लगाया, यानी कि दोनों 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन की खपत के आसपास हैं। लेकिन सर, ये कच्चे तेल की जो कीमतें अचानक बढ़नी शुरू हुई हैं, क्या ये सेकंड राउंड है? सेकेंड राउंड है, और ये ऐसा लग रहा है, हम लोगों ने मनी सेंट्रल की एक चर्चा में एक हेडलाइन लगाई थी कि तेल है झुकेगा नहीं, और वो स्थिति एक गिरावट के बाद, मतलब सबसे तेज गिरावट थी जून के बाद जो हमने पिछले हफ्ते में देखी थी, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों ने एक तेज वापसी की है, उछाल लिया है। जब अभी हम आपके सामने शो कर रहे हैं तो कच्चे तेल ब्रेंट की कीमतें $100 के से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई हैं। एक दिलचस्प बात तेल के बाजार में ये हो रही है कि मंदी की आशंकाओं और संभावनाओं के बावजूद, जो कि चारों तरफ फैली हुई हैं, उसके बाद भी कच्चे तेल के ट्रेडर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इतनी ज़्यादा मंदी होगी कि क्रूड $90 से नीचे चला जाएगा। उन्हें लग रहा है कि 2008-9 में जो क्रेडिट कोलैप्स हुआ था और डिमांड की क्राइसिस आई थी, वैसी क्राइसिस इस बार बाजार में नहीं दिखाई देगी। उनके अपने तर्क हैं, और वो तर्क भी फैक्ट से, डेटा से आते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी इकॉनमीज अपने आप को सस्टेन कर रही हैं, रिजिलेंट कर रही हैं। यूके के आंकड़े आज आए, मंदी के संभावनाओं से थोड़ा बेहतर दिखाई दिए गिरावट के आंकड़े, और यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स या बाकी जितने भी बड़े मर्चेंट बैंकर हैं, वो अभी भी कच्चे तेल की कीमतों के में अपने आकलनों में कमी नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें 120-100 से ऊपर के आसपास बनाए हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिमांड के आंकड़े पर हम शुभम ने आपसे चर्चा की, उस आंकड़े पर में कच्चे तेल के ट्रेडर ये मान रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत कमी आएगी, वो कमी इसलिए अब्जॉर्ब हो सकती है बाजार में क्योंकि ओपेक की प्रोडक्शन क्षमता सबसे ऊपर निकल चुकी है। अब दुनिया में जो रिजर्व्स हैं अलग अलग देशों में, वो सीमित स्तर पर हैं, और अभी फिलहाल सप्लाई बढ़ने की बाजार में कोई बड़ी गुंजाइश कहीं से नहीं दिखाई देती, और डिमांड में, कच्चे तेल की डिमांड में कोई इतनी बड़ी कमी नहीं आने वाली है कि तेल में मंदी का दौर आ जाए। तो एक बार वापस बेयर्स ने को पीछे धकेल कर ऑयल मार्केट के जो बुल्स हैं वो बाजार में कब्जे पर आ गए हैं, वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। वो रिसेशन फियर्स को या मंदी के डर को गहराई से समझकर ये मान रहे हैं कि नहीं, मंदी आने की गुंजाइश नहीं। अब एक खबर अच्छी है या बुरी, ये आप तय कर सकते हैं कि मंदी आने की गुंजाइश या संभावना ना होना एक अच्छी खबर है, पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ना भारतीय रुपए के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि जब वित्त मंत्रालय ने जब कल अपनी तरफ से भारत के कैड में और महंगाई में दबाव कम होने का संकेत दिया था, तब कच्चा तेल $90-95 पर था। आज वो कच्चा तेल $100 के आसपास पहुंच गया है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिन सोलर पार्क को मंजूरी दी थी, उनमें ऐसे सोलर पार्क के आवंटन रद्द हो सकते हैं जिनमें काम उम्मीद से पीछे चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ऐसे सभी सोलर पार्क में चल रहे काम की जांच कर सकता है जिनमें काम तय सीमा से पीछे चल रहा है, और काम ज़्यादा पीछे पाया गया तो सोलर पार्क के आवंटन रद्द भी किए जा सकते हैं। सर, सोलर पार्क के काम पर पिछड़ क्यों गई सरकार? ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। हमने पिछले 4-5 सालों में शुभम सोलर एनर्जी को लेकर सरकार की तरफ से निवेश प्रोत्साहन, सब्सिडी और बहुत सारी चीज सारे प्रोत्साहन देखे, पर जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो लगभग चौंकाने वाले हैं। 60 के आसपास पार्क में कोई काम ही नहीं शुरू हुआ है, और सरकार को अब इनके सोलर पार्क के लाइसेंस कैंसिल करने पड़ेंगे। 40 गीगावाट के पार्क हैं, 30 जून तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली एक बड़ी वजह तो ये कि सोलर टैरिफ को लेकर और ग्रिड के साथ उनके तालमेल को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई कई जगह की जो सोलर एनर्जी बनेगी वो ग्रिड में कैसे जाएगी, इस पर खींचतान लगातार जारी है। और दूसरी चीज ये कि सोलर पावर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, उसका असर हमें सोलर पावर्स की कास्ट पर दिखा, और इस पर लगातार सोलर प्रोड्यूसर कंपनियां सरकार के ऊपर दबाव भी बना रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि सोलर प्लांट से सोलर पार्क में लगने वाली जो तकनीक है उनकी लागत कम की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोलर पार्क्स काफ़ी पिछड़ गए हैं, और सोलर पार्क्स का पिछड़ना और बंद होने का मतलब है कि ये सीधे तौर पर भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत ने अक्षय ऊर्जा या जो नॉन फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है, उसके लिए सोलर पार्क्स का, और कई सारे सोलर पार्क्स हैं, 60 के आसपास सोलर पार्क्स का
चालू होना और तैयार होना ज़रूरी था। ये इस पूरे मामले को एक सेटबैक है। सबसे ज़्यादा जो सोलर पार्क सैंक्शन हुए थे वो राजस्थान में हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है। इसके बाद गुजरात में दूसरा नंबर था जहाँ सबसे ज़्यादा सोलर पार्क सैंक्शन हुए थे। राजस्थान और गुजरात करीब करीब 2.9 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी रखते थे। इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 और प्रमुख राज्य थे जहाँ सोलर पार्कों के आगे बढ़ने का, बनाने का काम बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। फंडिंग की कमी का सामना कर रहे कई स्टार्टअप्स अब यूनिकॉर्न का ओहदा भी गंवाने लगे हैं। यूनिकॉर्न बन चुके करीब 5 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब के नीचे आ गई है, जिस वजह से उनको मिली यूनिकॉर्न की उपाधि भी छिन गई है। इसके अलावा करीब 1 दर्जन और ऐसे स्टार्टअप हैं जिन पर यूनिकॉर्न क्लब से बाहर होने का खतरा है, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है वैल्यूएशन के घटने की। सर, हमने इकोनॉमिका में डिस्कस किया था, मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था, स्टार्टअप पर खतरे की घंटी है, ये उसी के परिणाम है? हाँ, जो मासायोशी सन का किस्सा हमने इकोनॉमिका में भी बताया था और पिछले हफ्ते हमने अपने मनी सेंट्रल में भी उसे प्रमुख खबर के रूप में चर्चा की थी, जब हमने बताया था कि सॉफ्ट बैंक को अपने निवेशों में काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद अलीबाबा और टाइगर ग्लोबल, 3 जो बड़े प्लेयर हैं जो दुनिया में स्टार्टअप्स को पूंजी देते हैं, वो तीनों नुकसान में हैं। और उसका सीधा असर हमने अपने कार्यक्रम में कहा भी था कि उसका असर हमें भारत में स्टार्टअप के वैल्यूएशन पर और निवेश पर नजर आएगा, और उसके आंकड़े आज हमारे सामने आ गए। मासायोशी सन को दुनिया में स्टार्टअप फंडिंग का पितामह माना जाता है कि उन्होंने स्टार्टअप फंडिंग शुरू की थी। आंकड़े जो हमारे सामने हैं वो शेयर बाजार के लिए, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनके लिए थोड़ा सेंटीमेंट खराब करने वाले, और ओवरऑल भारत के स्टार्टअप स्पेस में समस्या हमें दिखाई देने लगी। मासायोशी सन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि यूनिकॉर्न के लिए विंटर आ गई है, यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन विंटर आ गई, और वो वैल्यूएशन विंटर हमें सामने दिखाई दे रही। दुनिया के सारे विशेषज्ञ जो स्टार्टअप्स को करीब से देख रहे हैं वो कहते रहे हैं कि अब सस्ती पूंजी मिलना मुश्किल है, यूनिकॉर्न्स को अपने वैल्यूएशन से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और हमें वो वैल्यूएशन का ही पूरा प्ले है, स्टार्टअप्स का पूरा प्ले है। हमें दिखाई दिया पेटीएम मॉल, स्नैपडील, हाइक, शॉपक्लूज और क्विकर अब यूनिकॉर्न नहीं रहे, यानी इनके वैल्यूएशन $1 बिलियन से नीचे आ गए, और ये भारत के स्टार्टअप स्पेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा करीब 12 यूनिकॉर्न्स इस लिस्ट में शुभम ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो स्थिर है वैल्यूएशन उनका। इसमें वेदंतु, नो ब्रोकर, ब्लैक बक, स्लाइस हैं या प्रमुख यूनिकॉर्न हैं जिनके वैल्यूएशन में आने वाले समय में हमें लगता है कमी आ सकती है। भारत में पैसा देने वाले तीनों प्रमुख स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट या फंड्स ने भारत के स्टार्टअप्स के में निवेश में उल्लेखनीय कमी की। इसके लिए आप हमारा पिछले हफ्ते का मनी सेंट्रल का एपिसोड दे सकते हैं, जहाँ हमने विस्तार से इसको बताया है। लेकिन स्टार्टअप में नौकरियां घटने का या नौकरियों में छटने का जो दौर फरवरी से शुरू हुआ था, वो आने वाले महीनों में और घर आने वाला है, क्योंकि अगर स्टार्टअप ने वैल्यूएशन लूज करेंगे तो उनको मिलने वाली पूंजी में भी कमी आ रही है, लगातार ऐसा दिखाई दे रहा है। अब चर्चा क्रिप्टो करेंसी पर, बिटकॉइन पर, लेकिन इस पर अंशुमान जी से चर्चा करें उससे पहले आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट, यहाँ घट क्या रहा है। क्रिप्टो का बाजार भारत में अंतिम सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है। क्रिप्टो को मान्यता मिलना तो दूर, इसकी ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंज ही खतरे में पड़ गए हैं। आरोप है कि 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों ने 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता की है, और इस मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय के हाथ में चली गई है। रिपोर्ट्स की माने तो क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के खातों को इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने सीज कर दिया है। आरोप है कि चीन से संबंध रखने वाली एक कंपनी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए 100 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कॉइन विदेशों में ट्रांसफर किए, और एक्सचेंजों ने नियमों को ताक पर रखकर आरोपी कंपनी को ये काम करने दिया। ना तो केवाईसी हुआ और ना ही कंपनी से जरूरी दस्तावेज मांगे गए। आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के खाते सीज किए हैं। खातों में लगभग 65 करोड़ रुपए जमा हैं, और आशंका ये भी बढ़ गई है कि ईडी के रडार पर आए सभी 10 एक्सचेंजों के साथ भी ऐसा हो सकता है, और उन निवेशकों का पैसा फंस सकता है जिन्होंने फटाफट कमाई के चक्कर में क्रिप्टो एक्सचेंजों से क्रिप्टो करेंसी की खरीद की थी। देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर पहले भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। इसी साल मार्च में सरकार की तरफ से संसद को बताया गया था कि 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों ने 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी चुराया था,
और बाद में जब पता चला तो 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी के साथ उसे वसूला गया। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी का आरोप वजीरेक्स, क्वाइन डीसीएक्स और क्वाइन स्विच कुबेर पर लगा था। क्रिप्टो करेंसी की लगातार हो रही पिटाई से घाटा झेल रहे क्रिप्टो निवेशकों के लिए इस हफ्ते अमेरिका से एक राहत भरी खबर आई है। बिटकॉइन और ईथर को वहां के कमोडिटी रेगुलेटर के दायरे में लाने की योजना है और इसके लिए वहां की संसद में बिल भी पेश हुआ है। उम्मीद जगी है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में क्रिप्टो को मान्यता मिल सकती है। लेकिन भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों को लेकर आए दिन हो रहे खुलासों से इस करेंसी को लेकर राह आसान नहीं दिखती और रिजर्व बैंक ने तो पहले से ही इसे खतरा बताया हुआ है। क्रिप्टो एक्सचेंज के कामकाज पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के खातों में 65 करोड़ रुपए सीज किया हुआ है और अब उसमें भी एक और बड़ा मामला सामने आया है। इससे भी बड़ा वो ये कि ईडी ने एक और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज के खातों में 370 करोड़ रुपए सीज कर लिए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। सर, सबसे बड़ी बात कि जो सबसे ताज़ा मामला क्रिप्टो एक्सचेंज में आया, इस रिपोर्ट को देख के पता चला, ये एंकर रीड के बाद पता चला कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। कैसे हो रही थी ये मनी लॉन्ड्रिंग? शुभ, जिसका डर था वही बात हो गई और हम लगातार इस बात पर मनी सेंट्रल में चर्चा में कहते रहे हैं और बहुत सारे लोग भारत में कह रहे थे कि भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में काफ़ी कुछ साफ़ सुथरा नहीं है। लेकिन अब कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं था, ये बात सरकार की खुद अपनी एजेंसी ईडी बता रही। ईडी ने 10 के आसपास एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसमें बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज पाए गए जिन्हें हम बताएंगे कि कैसे थे। आमतौर पर ज़्यादातर एक्सचेंजेस के कामकाज में गहरी अपारदर्शिता पाई गई है और इसमें से कुछ एक्सचेंजेस के लिंक चाइना के जो डिजिटल लोन ऐप है उनसे भी पाए गए हैं। यानी ये पूरा का पूरा क्रिप्टो का मामला बुरी तरह मेसी और अजीब तरीके के फर्जीवाड़े से भरा हुआ है। ईडी ने यह पाया है कि बिनांसे और वजीरेक्स से जब उन्होंने सवाल करना शुरू किया और उनके कारोबार के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के बारे में उन्हें सही ढंग से जवाब नहीं दिया। यानी इन दो एक्सचेंजेस के बीच बहुत सारे भुगतान क्रिप्टो के लेन देन में किए गए थे जिसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया और ये माना गया कि इसमें से बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दिया गया था। हालांकि एक सवाल इसमें बार बार उठता है कि क्रिप्टो के सारे ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यह माना जा रहा है, जो एजेंसियों ने पाया उसके हिसाब से उन्होंने पाया कि ट्रांजैक्शंस की ट्रेल इसलिए नहीं मिलती। मेरी बात हो रही थी कुछ विशेषज्ञों से, तो उनका कहना है कि जो हैकर्स और क्रिमिनल्स हैं वो एक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इसको टम्बलर बोलते हैं और उस टम्बलर की व्यवस्था में एक क्रिप्टो टोकन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है जिससे कि आप उसके पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकते। भारत की एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ें। लेकिन अब धीमे धीमे करके जो हेडलाइंस हमारे सामने आ रही हैं उसमें लगभग सारे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज जो भारत में काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, उसमें सब में इलिसिट या अवैध ढंग से फंड्स के ट्रांसफ़र के मामले मिले हैं। उनके कामकाज में अपारदर्शिता मिली है और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो की ग्रैंड थेफ्ट के मामले आए हैं, क्रिप्टो की चोरी के मामले आए हैं कि आपका क्रिप्टो वॉलेट में रखा और किसी ने चुरा लिया। ये 2017 में 4.6 बिलियन डॉलर का लॉस था, लेकिन 2021 में ये लॉस करीब 14 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका, जिसमें निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ है। निवेशकों का पैसा क्रिप्टो में निवेशित था और वो क्रिप्टो की चोरी हुई है। हमने देखा है कि अमेरिका में तो क्रिप्टो की एक प्रमुख फर्म सेल्सियस बैंकरप्ट ही हो गई और उसने बैंकरप्सी फाइल की है। सर, कितने एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आ चुके हैं? 10 के आसपास एक्सचेंजेस शुभम जांच के दायरे में आ चुके हैं और ये पता चल रहा है कि इन एक्सचेंजेस में कई सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिसे हमने कहा कि जिनका चीन से भी संपर्क हमें दिखाई दे रहा है। और ईडी के इस पूरे फैसला एक मुश्त बड़ी कार्रवाई के कारण पूरे क्रिप्टो स्पेस में अजीब तरीके की अफरा तफरी फैली हुई है। बात शुरू हुई थी वजीरेक्स और बिनांसे के बीच में लेन देन की जांच को लेकर, लेकिन अब दायरा फैलकर काफ़ी बड़ा हो चुका है। सर, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत में करीब 8 करोड़ लोगों ने
क्रिप्टो में निवेश कर रखा था। आपको लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान भी भारत में ही हुआ है? हाँ, अगर ये रिपोर्ट सही है कि भारत में क्रिप्टो में 8 करोड़ लोगों ने निवेश कर रखा था, ये शायद उसकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट है जो बता रही है तो फिर तो इसका मतलब है कि भारत में बहुत नुकसान हुआ है क्रिप्टो के निवेशकों का इस पूरे मामले में। और ये नुकसान सरकारों के आंख के सामने देखते देखते हुआ है शुभम, क्योंकि अब अगर आप रिजर्व बैंक के बयानों को ट्रेस करें तो पिछले 2 साल से रिजर्व बैंक भारत का रेगुलेटर, भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर कह रहा है कि क्रिप्टो में साफ सुथरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार खुद मान रही है कि क्रिप्टो में साफ सुथरा नहीं है, फिर भी इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को चलने दिया गया, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की सीमा तक जाने दिया गया। सरकार के पास इसकी इंटेलिजेंस और सूचनाएं थी। सरकार एक तरफ बिल लाती है और फिर बाद अपना पैर पीछे खींच लेती है। क्रिप्टो के पूरे संचालनों को संदेह के दायरे में होने के बाद भी उन्हें टैक्सेशन के जरिए एक किस्म से लीगलाइज करती है, और टैक्सेशन का लीगलाइजेशन देने के साथ साथ ये भी कहती है कि एक्सचेंजेस के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, काम करने वाली चीज़ों पूरी व्यवस्था पर कोई रेगुलेशन नहीं। ये जो पूरी व्यवस्था ये पूरी व्यवस्था ये बताती है कि ये स्कैम के तरफ बढ़ रहे थे, सबको पता था, जानकारी थी, पर इसको ऐसा क्यों होने दिया गया? निवेशकों की तादाद के आधार पर तो ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत के क्रिप्टो निवेशकों के लिए, अगर हम इस रिपोर्ट को माने कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस की होल्डिंग भारत के लोगों के पास थी। बिल्कुल सर, कैसे रोक सकती थी सरकार? आपको लगता है क्यों होने दिया सरकार ने ऐसा, कैसे रोका जा सकता था? क्रिप्टो का पूरा फिनोमेना 2017-18 से शुरू हुआ। मुझे याद है कि उस समय 2 दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने, जिनकी बात सरकारें बहुत ध्यान से सुनती हैं, IMF और FATF, इन दोनों ने 18 और 19 में अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में दुनिया भर के रेगुलेटर्स को इस बात की चेतावनी दी थी कि क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे रिस्क हैं, इसमें जो फंड्स आ रहे हैं उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसमें पारदर्शिता की समस्या है। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैला हुआ इनका कामकाज डिसेंट्रलाइज्ड है, हमें पता नहीं कि काम कैसा हो रहा है। चाइना ने क्रैकडाउन भी किया था अपने यहाँ क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को लेकर। भारत का रिजर्व बैंक उन दोनों एजेंसियों के साथ सहमत था पर स्थिति यहां तक रही शुभम कि सरकार इतने सब दबाव के बाद भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में प्रॉपर केवाईसी के रूल तक लागू नहीं करा पाई। जब अभी ईडी ने जांच शुरू की तो उसे पता चला कि केवाईसी के नियमों में नो योर कस्टमर के जो नियम है उन्हें भी सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रेड करने वाले लोग थे, जो अकाउंट रखने वाले लोग थे, उनकी सबकी जो पहचानें थी वो स्पष्ट नहीं थी। आप एक सामान्य रूप से किसी बैंक में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको नो योर कस्टमर के जो नियम है उनको लागू करना पड़ता है। तो सरकारों को पता था कि क्रिप्टो इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब जाकर हमें पता चला, हमें ईडी हमारे सामने लेकर आती कि नहीं, भारत के तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और इस बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी सारे एक्सचेंजेस में, ये दिखाई देगा। लंबी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए और बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी ब्रोकिंग कंपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक निफ्टी 15,600 के स्तर तक लुढ़क सकता है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 2,000 पॉइंट की गिरावट। अभी निफ्टी 17,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि जून के दौरान इसी ब्रोकिंग कंपनी ने साल अंत तक निफ्टी का लक्ष्य 14,500 रखा था, वहां से इसको बढ़ाया है। सर, बाजार की तेजी पे भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है? हाँ, पहले एक क्रिप्टो के मामले में एक छोटी सी जानकारी और दें, जिस आंकड़े का हम जिक्र कर रहे थे कि भारत में 2021 में ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी की रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत में करीब 7.3% पॉपुलेशन के पास टोटल पॉपुलेशन में 7.3% पॉपुलेशन के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद थी। इसके बाद इससे पहले जो देश आते हैं इस सूची में, उसमें यूक्रेन हमें मिलता है, रशिया है, वेनेजुएला है, सिंगापुर है, केनिया है और यूएसए है। यानी दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं जहां बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज की होल्डिंग थी, उनमें भारत शामिल था। आप समझ सकते हैं कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस डूब रहे हैं तो कितने बड़े लोगों को इसका नुकसान हुआ था। हम वापस स्टॉक मार्केट पर लौट के आते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसा हमने शुरुआत में अपनी चर्चा में कहा कि दुनिया में अब 2 महत्वपूर्ण खेमे बन चुके हैं। एक खेमा यह मान रहा है कि महंगाई को रोकने के लिए बैंकों को सख्ती करते रहना चाहिए। दूसरों का कहना यह है कि महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी, मंदी नहीं आने देना चाहिए। और मार्केट इन दोनों चीज़ों के बीच झूल रहा है। बोफा का बैंक ऑफ अमेरिका का जो आंकलन हमारे सामने आया, वो बाजार में जो मौजूदा सेंटीमेंट है उससे बिल्कुल अलग है। बाजार में हमें यह पता चल रहा है कि विदेशी निवेशक आ रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों के आने के बाद भी रुपए में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। भारत के खुदरा निवेशक भी हालांकि बिकवाली के मोड में थे, म्यूचुअल फंड अब धीमे धीमे वापस लौटने की संभावना दिखाई दे रही। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर से मान रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में अभी गिरावट रहेगी। गिरावट ना भी रहे
पर बाजार वॉलेटाइल है, बाजार भिचकोले खाएगा, दोनों तरफ साइडवेज मूव करेगा और ऐसे बाजार में सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई सारी कंपनियों में आने वाले समय में वैल्यूएशन के इश्यूज भी आएंगे, हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाली अगली 2 तिमाही इस बात पर निर्भर करेंगी कि भारत में महंगाई की स्थिति क्या रहने वाली है और रुपए की गिरावट के कारण कच्चे माल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। क्योंकि अगर कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर $100 के ऊपर निकली और लंबे समय तक बनी रहीं और ये माना गया दुनिया में कि मंदी नहीं आएगी, तो वैसे तो अच्छी खबर है हमारे लिए कि मंदी की संभावना कम है, लेकिन उसके कारण कमोडिटीज़ की कीमतों में तेज़ी वापस लौट सकती है। अगर वापस लौटती है कमोडिटी की कीमतों में तेज़ी, तो उसका असर हमें फिर कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। और यही वजह है कि सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी 4 एफएमसीजी कंपनियों के बयान आज अखबार में छपे हैं और चारों ने कहा है कि वो अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी रखेंगी। यानी जो उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो कीमतों में लगातार आने वाले समय में बढ़ोतरी जारी रखेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लागतें, कच्चे माल की लागत बहुत ज़्यादा है और उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें भी उतनी नहीं बढ़ी हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे अगली मुलाकात मंगलवार को होगी शाम 7 बजे, लेकिन उससे पहले रविवार को इकोनॉमिकम लेकर मैं और अंशुमान जी आपके पास आएंगे सुबह 11:15 बजे यूट्यूब पे, और इससे करीब आधा घंटा पहले मनी 9 के ऐप पर। तो ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर, इस बार इकोनॉमिकम का विषय क्या है? इकोनॉमिकम इस बार बेहद दिलचस्प विषय पर है। दुनिया में एक नए किस्म की होड़ या जद्दोजहद शुरू हो रही है जो भविष्य की जद्दोजहद है। और जिस भविष्य में भविष्य की ऊर्जा का केंद्र जो खनिज है, उसे लेकर दुनिया के देश आपसी कूटनीतिक झगड़ों के बाद भी कैसे एक दूसरे से दोस्ती भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस होड़ में अमेरिका बाद में आया है, चीन काफ़ी बढ़त ले चुका है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा खनिज है, इसकी लड़ाई इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है और क्यों इसके पास भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का स्रोत है, और क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। कई दिलचस्प किस्से इस इकोनॉमिकम में आपको पता चलेंगे। ये भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर केंद्रित इकोनॉमिकम है, जिसमें चिली और मैक्सिको से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद खबरों की सुर्खियों के पीछे छिप जाता है। चलिए, तो इस बार का अर्थात है आने वाले कल पर। मान लीजिए आप जो कल होने वाला है उसकी चर्चा वर्तमान में हम करेंगे इकोनॉमिकम में। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आज के मनी सेंट्रल में। आप लोगों का भी शुक्रिया। अपने सुझाव सवाल हमको भेजते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।